हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस स्टडी 95। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, साथ के साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक नॉलेज। साथ के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। यूट्यूब के साथ साथ आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, ताकि आपको इस अमेजिंग वीडियो की पीडीएफ मिल जाए वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ बोले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। यूएनओ की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, तो हमें पता है कि हमारे दो वर्ल्ड वार हुए हैं। एक कब हुआ है, एक 1914 से लेके 1918 के बीच में, और दूसरा वर्ल्ड वार जो हुआ है 1939 से लेके 1945 के बीच में। ये दो वर्ल्ड वार हुए हैं। आप सबको पता है कि इन दोनों वर्ल्ड वार से पूरे वर्ल्ड को कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे मैन से रिलेटेड हो। हर जगह क्राइसिस आए हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड वार फ्यूचर के अंदर ना हो, उनको रोकने के लिए क्या किया गया, बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक पीस कीपिंग का काम करेगी, और ऐसे वर्ल्ड वार का जब खतरा सामने आएगा तो ये एक्टिवेट होकर उस वर्ल्ड वार को रोकने का काम करेगी। इसलिए यूएनओ को बनाया गया। अब ये तो है नहीं कि यूएनओ को एक ही साथ बना दिया। यूएनओ को बनाने के लिए कुछ तो मेहनत की होगी इन्होंने। वैसे यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था, लेकिन अप्रैल 1945 के अंदर अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक हुई, जिसके अंदर बात हुई कि एक ऐसा चार्टर बनाया जाएगा और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी जाएगी जो ऐसे वर्ल्ड वार को होने से रोकेगी इन फ्यूचर में। फिर 26 जून, देखिए कितनी जल्दी बना है। अप्रैल में चार्टर साइन हुआ, 26 जून 1945 इसको क्या किया, 50 मेंबर कंट्रियाँ प्लस पोलैंड कंट्री है यहाँ पे, इन्होंने बैठ के साइन किए गए चार्टर के ऊपर। और 24 अक्टूबर 1945 के अंदर क्या बना दिया गया, हमारा यूएनओ बना दिया गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनओ बन तो गया, इंडिया इसका पार्ट कब बना। तो इंडिया इसका पार्ट बना था 30 अक्टूबर 1945 के अंदर। तो 30 अक्टूबर 1945 के अंदर इंडिया यूएनओ का मेंबर बना। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर मेरा कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर हेडक्वार्टर है मेरा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, कि लैंग्वेज कौन कौन सी हैं ये। उससे पहले हम बात करते हैं मेंबर कंट्री। इसके अंदर 195 मेंबर कंट्री हैं, जिनके अंदर 193 तो मेन कंट्री हैं। साथ के साथ जो दो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रियाँ हैं। ऑब्जर्वर कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो होली सी और दूसरा क्या है, फिलिस्तीन। ये दोनों कंट्रियाँ यहाँ पे क्या हैं, ऑब्जर्वर कंट्रियाँ। ये मेंबर नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं कि कैसे यूएनओ हमारा काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे आ जाती है मेरी लैंग्वेज, कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की जाती हैं 6 टाइप की, जिसके अंदर है अरेबिक, चाइना, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अब हम आपको इन 6 लैंग्वेज को याद करने का तरीका और बताऊंगी। ए सी से आप याद कीजिए अरेबिक और चाइना। ई एफ से आप याद कर सकते हैं इंग्लिश और फ्रेंच। और आर एस से आप याद कर सकते हैं रशियन और स्पेनिश। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बहुत की रोल अदा करते हैं हमारे आगे की नॉलेज के लिए, इसलिए हमें उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। आपको पता है ए और सी दोनों इकट्ठे होते हैं, बस एक बी बीच में होता है। बी को मत याद कीजिए, आप ए सी से याद कीजिए अरेबिक और चाइना। ई एफ से याद कीजिए, ई और एफ देखो इकट्ठा ही होता है, 5-6। ई एफ से हो जाएगा मेरा इंग्लिश और फ्रेंच, और आर एस से बन जाएगा मेरा रशियन और स्पेनिश। अब मैं बात करूँ, लैंग्वेज तो हमारे पास 6 होती हैं, बट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूएनओ के अंदर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है मेरी ई एफ, बीच वाली। इंग्लिश और फ्रेंच वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब यूएनओ के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच में ही ऑफिशियल काम किए जाते हैं, बाकी लैंग्वेजेज 6 यूज़ की जाती है। इस चीज़ को आप याद करना। अब कई बार ना पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूएनओ के फ्लैग के बारे में। आप फ्लैग देखेंगे। अब फ्लैग देखिए कैसा है,
फ्लैग देखिए, अगर मैं फ्लैग की बात करूँ तो इस फ्लैग के अंदर है क्या क्या चीज़। फ्लैग के अंदर क्या है, बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। साथ के साथ यहाँ पे 3 सर्कल हैं, दिख रहे हैं ना 3 सर्कल, 1 2 3, 3 सर्कल दिख रहे हैं। साथ के साथ इसके अंदर सर्कल के अंदर क्रॉस का साइन है, दिख रहा है क्रॉस का साइन। ये देखिए 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 3 सर्कल, साथ के साथ ये क्रॉस का साइन है, ठीक है। साथ के साथ ये जो टहनी सी दिख रही ना आपको, ये क्या है, ये ओलिव पेड़ की टहनी है। क्या है, ओलिव पेड़ की टहनी है। और साथ के साथ इस मैप के अंदर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, जो डिफाइन करता है या दर्शाता है कि सारी कंट्रियां इसके अंदर क्या हैं, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, सारी कंट्रियां कैसी हैं, सेम है। तो ये वर्ल्ड का मैप इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारा फ्लैग है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, साथ के साथ ओलिव पेड़ की टहनियाँ हैं, 3 सर्कल हैं, वर्ल्ड का मैप बना हुआ है और क्रॉस का साइन है, ठीक है। तो ये तो था हमारा अभी तक कि हमारा यूएनओ है कैसे, बना कैसे, कैसे इसकी फाउंडेशन रखी गई, कैसे सारी चीज़ें हुई। अब हम आगे बात करते हैं इनकी एजेंसियों के बारे में। तो टोटल 15 एजेंसियां हैं, प्लस 6 एजेंसियां मेन हैं यहाँ पे जो यूएनओ के अंडर काम करती हैं, जिनमें सभी वर्किंग में केवल 5 ही हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो मेन 6 एजेंसियां हैं इनके बारे में। तो चलिए पहले हम एजेंसी को देखते हैं। ये हमारी अदर जो 15 हैं, जैसे यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, यूनिसेफ है, यूएनएफपीए है, यूनिपी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ऐसे करके हमारी ये 15 एजेंसियाँ हैं। साथ के साथ मेरी कुछ जनरल मेन बॉडीज़ भी हैं जो 6 के अंदर काउंट होती हैं, जिसके अंदर जनरल असेंबली जिसको महासभा बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्याय परिषद जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट सचिवालय वगैरह। तो ये मेन बॉडियाँ हैं जो यूएनओ के अंडर काम करती हैं और यूएनओ को क्या बनाती हैं, एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। चलिए हम बात करते हैं जनरल असेंबली। अब जब आपको पता है कि सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, जब यूएनओ का गठन 1945 के अंदर हुआ तो ये सारी एजेंसियां भी 1945 के अंदर ही बनी हैं। और साथ के साथ इन सब का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है सबका। एक का अलग है, वो हम आगे वीडियो देखेंगे, हम आपको बता देंगे कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं जो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली के अंदर कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 मेंबर तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। मैक्सिमम यहाँ पे कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5 मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे साल के अंदर केवल एक ही मीटिंग होती है, जो कि लंदन, एक ही मीटिंग होती है पूरे साल के अंदर। साथ के साथ इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, कई बार पूछ लेता है हमसे कि पहली मीटिंग कब हुई थी, तो पहली मीटिंग हुई थी हमारी कहाँ पे, लंदन के अंदर हुई थी। एक मिनट, पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी। पहली मीटिंग पूछ लेते कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी, सेंट्रल हॉल ऑफ लंदन 1946 के अंदर हुई थी, 10 जनवरी 1946 के अंदर, जिसके अंदर 51 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। जो अगर मैं इसके लास्ट मेंबर की बात करूँ तो साउथ सूडान इसके अंदर जुड़ने वाला आखिरी मेंबर है, किसके अंदर, जनरल असेंबली के अंदर। अब मैं बात करूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो कि हेड क्वार्टर की बात करूँ तो हेड क्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो मीटिंग है, हर मीटिंग 14 दिन में होती है। और जो इनका हेड सिलेक्ट किया जाता है ना, वो क्या, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के हिसाब से इनके मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं, किसके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब मैं बात कर लूँ इनके कुछ कि कितने मेंबर इसके पार्ट हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर मैं यूएनएससी की बात करूं तो टोटल कितने मेंबर हैं इसके अंदर 15 कंट्री मेंबर होती हैं, जिसके अंदर 10 होती हैं हमारी नॉन परमानेंट और 5 होती हैं हमारे परमानेंट मेंबर। और परमानेंट मेंबर के पास एक अधिकार है जिसको हम बोलते हैं वीटो का अधिकार। ये जो 5 मेंबर हैं ये वीटो का अधिकार रखते हैं। वीटो की पावर मतलब ऐसा अधिकार जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। मान लो अगर हमें कोई बिल पास करना है या फिर कोई ऐसा कानून लेके आना है जो सभी वर्ल्ड के लिए लागू हो, और उसके अंदर अगर मेरी ये 5 वीटो कंट्रियाँ में से अगर एक भी डिनाई कर देती हैं तो वो कभी भी पास नहीं होगा वो बिल।
और वो ऐसे ही लटक जाएगा। ये जो 10 कंट्रियाँ हैं ये नॉन परमानेंट हैं, ये चेंज होती रहती हैं हर बार। अब मैं इनको याद करने का तरीका कैसे बताऊँ, जो मेरी 5 वीटो कंट्रियाँ हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो एक ट्रिक लिखी है ABCRF। अब इसका मतलब क्या है याद करने का, ABC सबको याद है, बस आपको RF और याद करना है। AB का यहाँ पे A से बनता है अमेरिका, B से बनता है ब्रिटेन, C से बनता है चाइना, R से बनता है रशिया और F से बनता है फ्रांस। ठीक है, आपको पांचों कंट्रियाँ याद हो जाएंगी। जो 5 वीटो पावर रखने वाली जो मेन कंट्रियाँ हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रशिया और F से फ्रांस। ये पांचों कंट्रियाँ ऐसी कंट्रियाँ हैं जिनके पास क्या है, वीटो का अधिकार है। और ये वीटो का अधिकार कभी भी अपना यूज़ करके किसी भी चीज़ को रोक सकती हैं UNO के अंदर या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास होने से। अब मैं बात करूँ इनके जो 10 मेंबर रह जाते हैं अलग से, जो मैंने अभी बात की थी कि 10 इनके पास ऐसे मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट हैं, जो हर 2 साल के अंदर बदलते रहते हैं। कितने साल के बाद? हर 2 साल के बाद ये मेंबर बदलते रहते हैं। कौन? नॉन परमानेंट मेंबर बदलते रहते हैं जनरल असेंबली के अंदर। साथ के साथ अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो रिसेंटली ये 10 मेंबर हैं जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हुए हैं। इनके ऊपर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी मेंबर कंट्री अभी है, इनमें से छांटो या फिर उनमें से निकालो, ऐसा करके। तो अल्बानिया, देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के हिसाब से अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन, घाना, इंडिया भी इसका मेंबर है। कब तक मेंबर है? 2022 तक मेंबर है इसका। आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 2023 तक हैं। अब मैं कुछ और पॉइंट की बात करूं तो क्या, जो मोस्ट इलेक्टेड, आप यहाँ पे देखो ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेंबर रहा है कौन? जापान। देखिए 11 बार रहा है जापान यहाँ पे। इसके साथ ब्राज़ील रहा है 10 बार। सबसे अगर पूछ ले कि मैक्सिमम टाइम कौन रहा है, तो मैक्सिमम टाइम रहा है जापान, उसके बाद ब्राज़ील। देखिए इंडिया भी चौथे नंबर पे है। इंडिया भी 8 बार मेंबर रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर, यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगले ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आई नो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, बट कोई नहीं, हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे और हर चीज़ को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है ना? चलिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। साथ के साथ इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रियाँ हैं वो 54 मेंबर कंट्रियाँ हैं। हर मेंबर कंट्री का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल होता है। और साथ के साथ जो इसका हेड बनता है, जो इसका सचिव बनता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है। याद रखिएगा, मेंबर कंट्री 3 साल तक रह सकती है, लेकिन जो हेड है वो केवल 1 साल के लिए ही चुना जाएगा। कितने साल के लिए चुना जाएगा? 1 साल के लिए चुना जाएगा। किसके अंदर? इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये करती क्या है? ये इकोनॉमिकली और सोशली लोगों को, जो कंट्रियाँ होती हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है, ताकि कोई एक दूसरे को नीचा या ऊंचा ना सोचे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने सुना भी होगा, जैसे अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं, जिसको हम ICJ बोलते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर, मैंने कहा था ना, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर अलग है, तो यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर अलग है। बाकी सबका न्यूयॉर्क के अंदर था, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी की पॉइंट की बात करूं तो की पॉइंट में आप देखिए, यहाँ पे टोटल 15 जज होते हैं, जिसमें से 9 जजेस का कोरम होना जरूरी है। 9 कोरम मतलब 9 जज तो बैठेंगे ही बैठेंगे हर कंडीशन में। वैसे 15 जज हम हो सकते हैं यहाँ पे। हर जज का जो टाइम पीरियड होगा वो 9 साल का होगा। अब तक केवल 4 ही ऐसे इंडियन जज हैं जो ICJ के अंदर पहुँचे हैं और वहाँ पे उन्होंने कार्य किया है, जिसके अंदर कौन कौन है? BN राव, नगेंद्र सिंह, RN पारक, और यहाँ पाठक है, ये RN पाठक, और DS बदानी, जो अभी करंट में ICJ के क्या हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद करिएगा। BN राव बहुत ही हमारी हिस्ट्री के हिसाब से देखे बहुत अच्छी शख्सियत है। हम आगे जब और वीडियो बनाएंगे तो हम इनके बारे में बताएंगे आपको कि कौन थे ये, क्या थे। तो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसका क्या नाम है? सेक्रेटेरिएट, सचिवालय हम जिसको बोलते हैं।
ये क्या करता है, ये भी हमारा 24 अक्टूबर 1945 को बना। इसका टाइम पीरियड भी 5 साल का है। हेडक्वार्टर इनका भी न्यूयॉर्क के अंदर है। साथ के साथ की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अभी एंट्रियो गुटरेस इसके चीफ हैं, महासचिव हैं। 2017 से लेकर अब तक ये चले हुए हैं। साथ के साथ एक नॉन यूरोपियन पूछ लेते हैं कि नॉन यूरोपियन हेड कौन रहा है, तो आपको याद रखना है यूथांट, जो कहाँ से थे, म्यांमार से थे। वो सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय के क्या रहे हैं, मेंबर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें यूएन द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप मतलब न्याय परिषद होती है। अभी क्या है कि ये बना तो था 24 अक्टूबर 1945 में, लेकिन बाद में यूएनओ को लगा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमें 1994 के बाद हमें लगा कि इस टाइप की न्याय परिषद की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी कंट्रियाँ ऑब्वियसली अलग हो चुकी हैं, सारी स्वतंत्र हो चुकी हैं। साथ के साथ सब अपने कंट्री के बिहाफ पे, उसकी प्रोग्रेस पे काम कर रही हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो किसी का अधीन रह के इतना काम कर रही हो। इस वजह से क्या किया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटा दिया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटा देने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी, जब स्टार्टिंग में यूएनओ 1945 के अंदर बना था तो 6 मेंबर थे, उसके 6 मेन पार्ट थे। बट ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटने के बाद अब कितने मेंबर रह गए वहाँ पे, 5 मेंबर रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर हमने यूएनओ से रिलेटेड उनके बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर हैं, उनके बेसिक मेन पार्ट हैं, जो 6 पार्ट हैं जिनमें से एक नहीं है, अब 5 पार्ट के बारे में हमने पूरी, मतलब जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने आज डिस्कस किए। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। साथ के साथ आप मेरे को अदर चैनल्स पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और साथ के साथ टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, ताकि आपको इस अमेजिंग वीडियो की पीडीएफ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।